हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म और उसका फर्स्ट चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये चैप्टर आखिर किस बारे में है। तो 18th सेंचुरी से पहले समझा जाता था कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास केवल एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। लेकिन 1820 में ऑर्स्टेड साइंटिस्ट ने कुछ ऑब्जर्व किया और उन्होंने देखा कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होता है। और इसको डिस्प्ले करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर के पास एक मैग्नेटिक कंपास लिया। तो यूजुअली ये मैग्नेटिक कंपास नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में शो कर रहा था। अब जैसे ही इस कंडक्टर में से करंट फ्लो किया तो इस कंपास का जो नीडल है वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होगा तो उसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये कंपास मूव होता है। फिर उसके बाद उन्होंने इसमें से करंट फ्लो करना बंद कर दिया। तो जैसे ही इसमें से करंट फ्लो होना बंद हुआ ये नीडल अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस आ गया। तो इससे उन्हें समझ में आया कि ये मैग्नेटिक फील्ड केवल तब तक रहेगा जब तक इस कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है और उसके बाद ये मैग्नेटिक फील्ड हट जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का डेमोन्स्ट्रेशन किया। अब इसके बाद उन्होंने और भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया और उस कंडक्टर के ऊपर एक स्क्वायर कार्डबोर्ड लगा दिया और इस कार्डबोर्ड के ऊपर उन्होंने आयरन पाउडर को स्प्रिंकल कर दिया, पूरे में डाल दिया आयरन पाउडर। और जब इस कंडक्टर में से करंट फ्लो किया तो उन्होंने देखा कि ये जो आयरन पाउडर था ये गोल गोल रिंग्स की फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है कार्डबोर्ड के ऊपर और उस कंडक्टर के आसपास बहुत सारी गोल गोल रिंग्स बन जाती हैं अलग अलग रेडियस की। तो इससे उन्होंने दो कंक्लूजन निकाले। फर्स्ट कंक्लूजन ये था कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होगा तो उससे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो दूसरा कंक्लूजन उन्होंने निकाला कि जब भी इस कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी बनती है और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इन्हीं रिंग्स की शेप में होती है कंडक्टर की चारों तरफ, जैसा आपको इस फिगर में दिख रहा है। तो किसी भी कंडक्टर के पास गोल गोल रिंग्स की फॉर्म में बहुत सारी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हो सकती हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये तो समझ में आ गया कि किसी भी कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं। लेकिन जैसे कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की कुछ डायरेक्शन होती है वैसे इन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की भी कुछ डायरेक्शन होगी। तो इन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन इस तरह से होती है जैसे कि फिगर में दिख रहा है। लेकिन इसको समझने के लिए बहुत सारे रूल्स दिए जिनमें से 3 रूल्स इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसमें फर्स्ट रूल आता है राइट हैंड कर्ल रूल। तो राइट हैंड कर्ल रूल बड़ा सिंपल सा रूल है और यह हमें बताता है कि जब भी हम अपने राइट हैंड में किसी भी कंडक्टर को इस तरह से होल्ड करें कि हमारा थंब उसमें फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन को बताए, तो उसे होल्ड करने के लिए हमारी फिंगर्स जिस डायरेक्शन में शो करती है वही डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की, जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है। तो बच्चों, कर्ल रूल के बाद हमारा सेकंड रूल आता है मैक्सवेल्स राइट हैंड कॉर्कस्क्रू रूल। तो मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन को समझाने के लिए मैक्सवेल ने एक राइट हैंड स्क्रू ली। राइट हैंड स्क्रू मतलब ऐसा स्क्रू जिसको टाइट करने के लिए आपको राइट हैंड से घुमाना पड़े। तो उससे उन्होंने बताया कि हम यदि किसी स्क्रू को इस तरह से पकड़ें कि उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बताए तो उसे आगे बढ़ने के लिए हमें जिस डायरेक्शन में भी उसे घुमाना पड़ेगा वही डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन। मतलब यदि आप इसे इस तरह से घुमाते हैं तो ये स्क्रू ऊपर की तरफ जाएगा
और यही ऊपर की तरफ डायरेक्शन करंट की होगी, और ये जो हमारे हाथ की डायरेक्शन है यही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन। तो इसके बाद बच्चों हमारा थर्ड रूल आता है राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल बड़ा ही सिंपल है। इस रूल के अकॉर्डिंग यदि हम किसी भी कंडक्टर को इस तरह से रखें कि हमारा ये जो थंब है उसमें फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन को शो करेगा, तो यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन हमारे इस पाम पर परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है। तो ये 3 रूल थे जिनकी हेल्प से हमने मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन को शो किया। तो बच्चों अभी तक हमने पढ़ा कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और हमने ये पढ़ा कि उससे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम आखिर किन रूल की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा कि किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है। तो 1820 में बायो सेवार्ट्स ने एक लॉ दिया था जिसकी हेल्प से हम किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं बायो सेवार्ट्स लॉ। बायो सेवार्ट्स और बायो सेवार्ट्स लॉ बड़ा सिंपल सा लॉ है कि यदि हमारे पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर में हमने एक छोटा सा लेंथ का एलिमेंट Dl ले लिया, और इस कंडक्टर से सपोज करो कि I करंट फ्लो हो रहा है, तो इस एलिमेंट से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, और ये जो P पॉइंट है ये थीटा एंगल बनाता है इस लाइन सेगमेंट से। तो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है dV। तो हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू बायो सेवार्ट्स लॉ, ड्यू टू this segment of current I, intensity of magnetic field dV is number first directly proportional to current passing through कंडक्टर। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा करंट के। सेकेंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ सेगमेंट। इस जो सेगमेंट की लेंथ है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो सेगमेंट की लेंथ पहला तो dV और ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेंथ ऑफ सेगमेंट के। थर्ड, ये जो एंगल बन रहा है इसके बारे में बताता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल made by directly proportional to sine of angle at segment DL सेगमेंट पर जो इस P पॉइंट के कारण एंगल बना है इसके भी प्रोपोर्शनल होता है साइन के।
तो dv प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइन थीटा के। एंड लास्ट पॉइंट है नंबर 4, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है r, तो यहां से हमें मिल जाएगा dv प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो अभी इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब हम यदि इन चारों कंडीशंस को कंबाइन करें तो हमें मिलेगा dv इज इक्वल्स टू I dl साइन थीटा अपॉन r²। सॉरी, यहाँ पर आएगा प्रोपोर्शनल, तो dv प्रोपोर्शनल हो गया I dl साइन थीटा अपॉन r²। और जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो हमें कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो हम लेते हैं dv इज इक्वल्स टू k इंटू I dl साइन थीटा अपॉन r²। तो इस कांस्टेंट की जो वैल्यूज होती हैं ये डिफरेंट सिस्टम में डिफरेंट होती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इन SI यूनिट्स। तो SI यूनिट में इस k का वैल्यू होता है म्यू अपॉन 4 और ये जो म्यू है, इस म्यू को हम कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। म्यू इज इक्वल्स टू परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। तो हम ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो हमें मिलेगा dv इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन 4 इंटू I dl साइन थीटा अपॉन r²। और ये जो dv है, dv का ऐसा यूनिट में यूनिट होता है टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये दो यूनिट्स होती हैं, तो इन दोनों यूनिट्स के बारे में और इस परमिएबिलिटी के बारे में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये जो परमिएबिलिटी का कांस्टेंट यूज किया है, इसका वैल्यू होता है म्यू इज इक्वल्स टू म्यू आर इंटू म्यू ज़ीरो, और इस म्यू आर को कहा जाता है रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी, और ये जो म्यू ज़ीरो है, इस म्यू ज़ीरो को कहते हैं हम परमिएबिलिटी ऑफ एयर। परमिएबिलिटी ऑफ एयर या वैक्यूम। तो हम अब इस म्यू की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें मिलेगा dv इज इक्वल्स टू म्यू आर इंटू म्यू ज़ीरो अपॉन 4 इंटू I dl साइन थीटा अपॉन r²। और एयर या वैक्यूम के लिए फॉर एयर और वैक्यूम इस म्यू आर का वैल्यू होता है 1। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में k का वैल्यू 1 होता था एयर और वैक्यूम के लिए, वैसे ही इस चैप्टर में म्यू आर का वैल्यू 1 होगा एयर और वैक्यूम के लिए। तो हम म्यू आर की जगह 1 पुट कर देते हैं, तो हमें मिलेगा dv इज इक्वल्स टू म्यू ज़ीरो अपॉन 4 इंटू I dl साइन थीटा अपॉन r²। और इस म्यू ज़ीरो अपॉन 4 की एक फिक्स वैल्यू होती है। म्यू ज़ीरो अपॉन 4 इज इक्वल्स टू होता है 10 to the power -7, और इसका यूनिट हम आगे जाकर फाइंड करेंगे।
तो हमें मिलेगा dB इज इक्वल्स टू 10⁻⁻7 IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, और इसका यूनिट टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो अभी आप इसे इतना नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं इसका CGS यूनिट। तो CGS यूनिट में इस K का वैल्यू होता है 1। तो हमें यहां से मिलता है dV इज इक्वल्स टू IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, और CGS यूनिट में मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है गॉस या मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही है बायो-सेवर्ट्स लॉ, और ये बताता है कि किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आखिर कितना हो सकता है। तो इसे भी नोट कर लीजिए। तो बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं आज का लास्ट टॉपिक। अभी हमने बायो-सेवर्ट्स लॉ की हेल्प से पढ़ा कि किसी भी लाइन सेगमेंट के कारण किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर के कारण किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आखिर कितना होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। तो इसके लिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में से I करंट फ्लो हो रहा है। तो हमने एक छोटा सा स्पैन ले लिया है लाइन सेगमेंट का, जो है AB, और इसकी लेंथ है DL, और इस DL के कारण कोई एक पॉइंट है P जिस पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है dB। तो ये जो P पॉइंट है ये इस सेगमेंट से थीटा डिग्रीज का एंगल बनाता है और स्मॉल r डिस्टेंस पर है। तो हम इस P पॉइंट पर इस सेगमेंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और इस पॉइंट को हम कह देते हैं O, और ये वाला जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम ले लेते हैं A। तो ये वाला जो एंगल बन रहा है इसे हमने कंसीडर कर लिया फाई। तो इतने डिस्टेंस के लिए फाई एंगल, और इस DL डिस्टेंस के लिए एंगल हो जाएगा D फाई। तो यदि हम इसमें बायो-सेवर्ट्स लॉ को अप्लाई करें अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट्स लॉ, dV का वैल्यू होता है μ0 अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो हमें अब इस एक्सप्रेशन में करना क्या है, इस थीटा को रिप्लेस करना है इस फाई से, इस DL को हमको रिप्लेस करना है इस A डिस्टेंस से, ताकि हमें इस पूरे कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड मिल सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस लाइन पर, इसे नाम दे देते हैं C। तो ये AC एक परपेंडिकुलर हो गया, और ये वाला एंगल थीटा है, तो हम इस वाला एंगल को भी थीटा ही सपोज करेंगे। और इसको थीटा सपोज करने के पीछे एक छोटा सा लॉजिक है। एक्चुअल में ये जो DL डिस्टेंस है, ये DL डिस्टेंस होता है काफी छोटा, बहुत छोटा सा हम सेगमेंट लेते हैं, लगभग 0 साइज का। तो यदि हमने इस B पॉइंट को यहाँ पर रखा हुआ है, तो B पॉइंट से जब एक लाइन को आप ड्रॉ करोगे तो वो भी लगभग थीटा डिग्री पर ही होगी। लेकिन हम इस डायग्राम में इतना छोटा फिगर नहीं बना सकते, इसलिए हमने इसे बड़ा बनाया और इसे थीटा कर दिया। तो ये वाला एंगल भी
थीटा होगा। अब हम इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ACB, इसमें हम अप्लाई करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर इसमें कौन है, ये रहा थीटा, इसके सामने परपेंडिकुलर AC, और हाइपोटेनियस इसका A, ये हो जाएगा AC अपॉन AB। तो यहाँ से हमें मिलेगा AC इज इक्वल्स टू AB साइन थीटा, और ये जो AB है इसका वैल्यू होता है DL, तो हमें यहाँ से मिलेगा AC इज इक्वल्स टू DL साइन थीटा। फिर इसके बाद हम एक छोटा सा आर्क लेंगे, आर्क ABC, हम लिख लेते हैं इन आर्क ABC। तो एंगल का फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आप यदि इसमें देखोगे तो ये एंगल है D5, तो हम लिख देंगे D5 इज इक्वल्स टू आर्क, आर्क मतलब ये वाला लेंथ, ये है AC, और रेडियस, और इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा AC इज इक्वल्स टू R D5। तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं, इसे इक्वेशन सेकंड, तो हमें मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी AC का वैल्यू है, ये भी AC का वैल्यू है, तो हम लिख सकते हैं DL साइन थीटा इज इक्वल्स टू RD5, और ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो हम यूज करने वाले हैं। तो अब हम DL साइन थीटा की जगह RD5 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो हमें मिलेगा DB इज इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई इंटू I, और DL साइन थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे RD5, तो ये हो जाएगा RD5 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से R स्क्वायर से ये R कैंसिल हो गया, तो हमें मिलेगा यहाँ पर DB इज इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई इंटू I D5 अपॉन R, ये वैल्यू हमें मिला। अब हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल AOP, इन ट्राइंगल AOP, और इसमें हम अप्लाई करेंगे cos फाई। तो cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसमें बेस कौन सा है OP, और हाइपोटेनियस है R, तो यहाँ से इसका नाम क्या है AB, तो हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो cos फाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा OP का वैल्यू है A, AB का वैल्यू है R, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा cos फाई अपॉन A इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R। तो ये जो 1 अपॉन R है इसकी जगह हम पुट कर देंगे cos फाई अपॉन A, तो हमें यहाँ से मिलेगा DB इज इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई इंटू I D5 इंटू, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 अपॉन R की जगह, तो ये हमें मिल जाएगा cos फाई अपॉन A। तो मैं इसे अरेंज करके लिख देता हूँ, इसे लिख देता हूँ cos फाई D5 अपॉन A। तो इसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ DB इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ μ0 अपॉन 4 पाई I
cos phi d phi अपॉन a। तो dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा b, और यहाँ से हम इसका लिमिट फाइंड करते हैं। तो इसका जो लिमिट है, हम यदि इसको देखें, पूरा ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर नीचे से स्टार्ट होकर ऊपर तक गया है। तो ये जो नीचे वाला कोई भी पॉइंट होगा, हम कंसीडर कर लेते हैं इसका एंगल होगा यहाँ से फाइव, और ये जो पी पॉइंट है, ये कंडक्टर को यदि बिल्कुल लास्ट एंड से मिलाते हैं तो यहाँ पे ये जो भी एंगल मिलेगा, इस वाले एंगल को हम कहते हैं फाइव। तो ये क्योंकि अलग अलग एक्सिस से हम लोग ले रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में, तो इसीलिए मैं इसे पॉजिटिव लेता हूँ और इसे नेगेटिव ले लेता हूँ। तो ये जो इंटीग्रेशन होगा, ये इंटीग्रेशन होगा -φ1 से +φ2 और μ0 अपॉन 4 पाई i cos phi अपॉन a। तो अभी आप इसे इतना नोट कीजिए, फिर हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमें अभी मिला था b इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ -φ1 टू +φ2 i cos phi μ0 अपॉन 4 पाई i cos phi d phi अपॉन a। तो यहाँ से कांस्टेंट टर्म्स को हम लोग बाहर ले लेंगे, तो हमें मिलेगा μ0 अपॉन 4 पाई इंटू i अपॉन a, और अंदर बचेगा cos phi d phi लिमिट -φ1 टू +φ2। तो b इज इक्वल्स टू हो जाएगा μ0 अपॉन 4 पाई i अपॉन a, और cos phi का इंटीग्रेशन होता है sin phi, और लिमिट -φ1 टू +φ2। ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो हमें मिलेगा μ0 अपॉन 4 पाई i अपॉन a, और सबसे पहले साइन में अपर लिमिट पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन φ2 माइनस, अब हम इसमें लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन -φ। तो b इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा μ0 अपॉन 4 पाई i अपॉन a, और ये हो जाएगा साइन φ2, और ये क्योंकि साइन के अंदर -φ है, तो ये माइनस साइन आ जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस साइन φ। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि साइन -φ1 की वैल्यू होगी माइनस साइन φ। तो यहां से हमें फाइनल आंसर मिलेगा b इज इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई i अपॉन a साइन φ1 प्लस साइन φ2। और इसका यूनिट हो जाएगा बेस। अब यदि हम चाहें तो इसमें कंडीशन पुट कर सकते हैं कि यदि ये कंडक्टर की लेंथ इनफाइनाइट हो, बहुत ज़्यादा लंबा हो, तो ये वाले जो एंगल है φ1 और φ2, इनकी वैल्यूज हो जाएंगी 90 डिग्रीज, क्योंकि जब हम यहाँ से बहुत नीचे जाएंगे तो ये एंगल बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और अल्टीमेटली 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं फॉर इनफाइनाइट लेंथ थीटा φ1 is equals to 90 degree and φ2 is equals to 90 degree। तो अब हम इसमें
90 और 90 डिग्री पुट कर देते हैं तो हमें मिलेगा B इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए साइन 90 प्लस साइन 90। तो ये हमें मिल जाएगा B इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई ए और साइन 90 की वैल्यू 1 प्लस 1, तो हमें मिलेगा B इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 1 प्लस 1 2 आई अपॉन ए। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। इस लेक्चर में हमने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करते हैं तो उसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वो रिंग्स की फॉर्म में होता है। और उसके बाद हमने पढ़ा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन हम 3 रूल के हेल्प से फाइंड करते हैं। और फिर लास्ट में हमने पढ़ा था बायो-सेवर्ट्स लॉ, जिसकी हेल्प से हमने ये एक्सप्रेशन किया है। तो ये जो लेक्चर है इसमें काफ़ी ज़्यादा मटेरियल है, तो मैं सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस लेक्चर को आप कम से कम 2 बार देखें ताकि आपको इसके सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए। यदि इसके सारे फंडामेंटल्स क्लियर होंगे तभी आपको आगे के टॉपिक्स क्लियर हो पाएंगे। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। थैंक यू।